रात दिन एक करके एक लड़की ने पढ़ाई करी, उसने मेहनत करी और अपने पैरों पर खड़े होकर वो एसडीएम बनी। वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी में एक जीवन साथी बनाने की कोशिश करी और इसी कोशिश के लिए वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाती है और वहाँ से एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए उससे बातचीत करती है, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए उसे चुनती है। लेकिन उस महिला को ये नहीं पता था कि यही शख्स जिसके साथ वो अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही है वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। 28 जनवरी को एक शख्स अपनी बीवी को बदहवास होकर खून से लथपथ, उसकी नाक और मुंह से महिला के खून निकल रहा होता है और उस हालत में अपनी बीवी को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता है। डॉक्टरों को बोलता है कि उसकी बीवी के नाक और मुंह से खून निकल रहा है। डॉक्टर फ़ौरन उस महिला को अपने पास उसमें इमरजेंसी वार्ड में लिटाते हैं और उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। इलाज के दौरान जो डॉक्टर हैं उन्हें उस पति के ऊपर या यूं कहूं उस आदमी के ऊपर शक होता है। उसके हाव भाव देखकर उन्हें लगता है कि दाल में कुछ और काला है। इस पूरी चीज़ में अभी डॉक्टर महिला का इलाज कर ही रहे होते हैं कि वो इसी बीच पुलिस को भी इत्तला दे देते हैं। हालांकि इस बारे में वो पति को कोई जानकारी नहीं देते हैं कि महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। पुलिस जब पति से सवाल जवाब करती है तो पता चलता है कि महिला की मौत हुए काफ़ी देर हो चुकी है। ये पूरी कहानी, ये पूरी वारदात है निशा नापित शर्मा की, जो कि शाहपुरा की एसडीएम थी, जिनकी हत्या उनके अपने पति ने, जिसका नाम मनीष है, उसने की है। इस पूरे मामले में अपडेट्स आई हैं, काफ़ी चीज़ें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं जो इस केस में नई अपडेट्स आई हैं और इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने क्या तफ्तीश करी है। अश्विनी, इसमें हुआ क्या है पूरे केस में अभी तक? दरअसल आपको बता दें कि ये कल ही ये वारदात सामने आई थी, जिसमें पता लगा था कि एमपी के डिंडौरी इलाके की जो शाहपुरा के एसडीएम थी, उन्हें अस्पताल उनके पति ले जाते हैं, जहां पर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर भी पहुंचते हैं, एसपी रैंक के अफसर वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें सस्पिशियस लगता है और फौरन उसके पति यानी मनीष शर्मा को हिरासत में ले लेते हैं। हालांकि पूछताछ करते हैं तो मनीष कुछ भी बोलता नहीं है, लेकिन इसके बाद मनीष को उसके घर पर ले जाया जाता है, जहां पर उसके घर को सील कर दिया जाता है। इस कहानी को बताएं इसके पहले आपको 10 पॉइंट ऐसे बताते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल वारदात 28 जनवरी को होती है, जिसके बाद मर्डर करने वाला पति ही अपनी पत्नी यानी एसडीएम निशा नापित को अस्पताल ले जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर बात करेंगे डॉक्टर की। डॉक्टर उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो सूचना पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। नंबर 3 पर बात करेंगे कि पुलिस जैसे ही देखती है निशा नापित को, उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है, जिसके बाद हिरासत में उसका पति आ जाता है। चौथे पॉइंट पे बात करें इसके पहले आपको बताते हैं, पुलिस वारदात वाले सीन पर लेके जाती है मनीष को, जहां पर पुलिस जब जांच करती है तो देखती है कि बेडरूम में बेडशीट नहीं लगा होता। इसके बाद पुलिस उसे पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। जांच करते करते उनकी नज़र पास में पड़े वॉशिंग मशीन पर जाती है। जब उसे खोला जाता है तो ऐसी चीज़ें उसमें से निकलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है। बता दें कि वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े मिले थे, वो निशा नापित के कपड़े थे, जिसे उसने कत्ल जब किया था तो वो कपड़े उसने निशा नापित के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाले थे, जिसके बाद वो कपड़े दूसरे पहना कर अस्पताल ले जाता है निशा को। इसके साथ ही तकिए का कवर मिलता है, बेडशीट मिलता है, जिसमें खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद फौरन एफएसएल टीम को वहां बुला लिया जाता है और एफएसएल की टीम वो सारी चीज़ों को फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। आपको बताऊं, जागरण पे छपी खबर के मुताबिक जो मनीष है उसने शादी करने के लिए जो उसकी पत्नी है निशा नापित शर्मा, उनसे झूठ बोला था। दरअसल मनीष ने निशा से ये कहा था कि वो एक आर्किटेक्ट है, एक अच्छी खासी नौकरी है, जबकि वो एक बस कंडक्टर है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने अपनी नौकरी को झूठ बताकर, बस कंडक्टर की नौकरी छुपाकर, उसने बिल्डर और आर्किटेक्ट बताकर उसने निशा से शादी करी थी। लेकिन यहाँ पर उसका एक ओवर कॉन्फिडेंस समझिए या फिर जल्दबाजी में की हुई गलती समझिए।
जब उसने निशा की हत्या करी तो उसने 4-5 घंटे का तकरीबन अपने घर में पहले ये प्लानिंग करके बिताई कि वो किस तरीके से अब इस केस में बच सकता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी एक एसडीएम है। जाहिर सी बात है, एसडीएम एक सरकारी अधिकारी हैं, पावरफुल अधिकारी हैं, तो पुलिस कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी गलती उसकी पकड़ी जाएगी तो पुलिस इस मामले में जांच करेगी और इसको गिरफ्तार कर सकती है अपनी पत्नी की हत्या के मामले में। इसने अपना दिमाग दौड़ाया। पत्नी की हत्या करने के बाद इसने अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतारे, बेडशीट खाली करी, पिलो कवर हटाए और उन सबको पहले तफसील से तसल्ली से उनको वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छे से धोया। ना सिर्फ धोया बल्कि उनको सुखाकर उसने पूरे जितने भी सबूत थे उन्हें मिटाने की कोशिश करी। उसके बाद पत्नी के इसने कपड़े बदले और फिर जाकर ये अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन हालांकि जब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने जब घर में आके तफ्तीश करी, जब एफएसएल की टीम ने और पूरी पुलिस ये जो टीम आई थी उसने जब चेक किया, वॉशिंग मशीन में कपड़े मिले और उन कपड़ों में ऐसे कहा जा रहा है काफ़ी हद तक कुछ स्टेन्स बचे थे, निशान थे, दाग धब्बे थे खून के, जिस वजह से पुलिस को ये सारी बात समझ में भी आई और पता भी चला। लेकिन इसमें अब एक चीज़ और है कि निशा नापित शर्मा खुद अपने आप में एक एसडीएम थी, पढ़ी लिखी महिला थी। जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन पुलिस हर तरीके से उनकी पहुंच थी, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस शख्स ने उनको किस तरीके से बातों में लिया, किस तरीके से उनके दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया कि उनको अपने पति की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चला। हालांकि अब इस केस में जो मनीष के भाई हैं उनका भी बयान सामने आया है। मनीष के दरअसल 3 भाई हैं, जिनमें से उसके एक भाई का बयान आया है। उन्होंने इस केस में काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई हैं, काफ़ी अलग अलग खुलासे किए हैं, जिसे सुनने के बाद ये समझ में आ जाता है कि वाकई मनीष एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। पैसे के लिए वो लालची था, पैसों के लिए वो पागल था और पैसे को पाने के लिए वो किस हद तक भी जाने को तैयार था। लेकिन उसके भाई ने आखिर कहा क्या है ये आपको अश्विनी बताएंगे। मैं उसके भाई के बारे में बताऊं इससे पहले आपको एक और चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। निशा ने पहले भी एक पुलिस अफसर से अपने और मनीष के रिश्तों को लेकर उसने जिक्र किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति उसके साथ ज़्यादती करता है। कई बार उसने उस पर असॉल्ट भी किया है, जिसकी खबर उसकी बहन को भी थी। हालांकि उसकी बहन लगातार मीडिया के सामने रूबरू हो रही है, वो कई ऐसे खुलासे भी कर रही है कि निशा ने उसे पहले भी बोला था कि उसे जान से मारने की धमकी मिलती है और वो मारने वाला कोई और नहीं उसका पति ही है। इसके बाद उसने पुलिस के आला अफसर से इसकी शिकायत की थी, जिसकी जांच पड़ताल चल रही थी। दोनों को साथ में बुलाया भी गया था पूछताछ के लिए। हालांकि मामला कुछ ऐसे आगे नहीं बढ़ा। अब बात करेंगे मनीष के भाई की। जैसे ही मीडिया वाले उनसे पूछने के लिए गए कि आखिर उनके भाई ने इतना गंदा काम किया है तो इस पर वो क्या कहेंगे, उस पर उन्होंने कई ऐसे बातों का खुलासा किया है जिससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कैसे क्या सोचता था। क्योंकि उसने पहली शादी के बारे में बताया पहले कि शादी के 6 महीने के भीतर ही उसने तलाक ले लिया था। इसके बाद साल 2009 में उसने अपने प्रॉपर्टी को लेकर घर में डिस्प्यूट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद थक हार कर घर वाले उसके प्रॉपर्टी उसे दे देते हैं, जिसके बाद से उसे बेदखल कर दिया जाता है और घर से कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता। इसके बाद वो कोविड का टाइम आता है जब वो फिर से परिवार वालों के पास जाना चाहता है, परिवार वालों से मदद मांगता है, लेकिन उसके भाई उसे मना कर देते हैं। हालांकि जब एसडीएम हत्याकांड के बारे में भाई को पता चला तो इस पर उन्होंने कहा कि उनका कोई भी वास्ता नहीं है, उसका भाई पहले से ही ऐसे प्रवृत्ति का रहा है, वो घर में भी अच्छे से नहीं रहता था। यहाँ तक कि उसके पहले तलाक को लेकर भी उसने कई चीज़ें ऐसे बोली है जिसे हम आपको बाइट के जरिए ज़रूर सुनवाएंगे। पेपर के माध्यम से कल मालूम पड़ा, हम तो कभी मिले भी नहीं हैं, ना हमने कभी एसडीएम देखी ना कभी हमारी बात हुई। वो जे करीब 28-29 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। 28-29 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। बसों पे चलता रहा, टोल टैक्स वगैरह पे रहता रहा। 4-6 साल बाद जानकारी लगी कि हाँ ये हैगा। फिर बीच में जो रहने लगा तो कभी कभी आने लगा। 2017 में 17-18 में इसने शादी करी थी तो घर भी आया था। उनका लगा दर्पण कॉलोनी निवासी एक ब्राह्मण परिवार है, उनसे शादी हुई और ठीक शादी के 6 महीने बाद इसने तलाक लिया। मम्मी भी नहीं समझाने के, बेटा तू तो जरूर आता था, मेरा उम्र कट जाएगी, शादी है मेरी, जो तूने हमको बुला ली। इसने हमारी एक नहीं मानी, वो हमसे कह दी कि आज से तो हमारे लिए मर गए। मम्मी बोली मर तो पहले ही गया था, फिर तूने हमें बीच में बुला करा क्यों। 2017-18 की बात है। तो इसने वो तलाक ले लिया। तो उस दिन इसने कह दी थी, मम्मी ने भी कह दी थी, हमने भी कह दी थी, आज से तो हमारे लिए मर गए। हमारा कोई मतलब लेना देना बिल्कुल भी मतलब कोई संपर्क नहीं, हम पसंद ही नहीं करते। और ये जो घटना घटी है बहुत ही बुरी घटना है।
निंदनीय है। भगवान को सद्बुद्धि देने को सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कृत्य अपराध है। किसी लड़की ने विश्वास करके तुमसे शादी करी, अपने परिवार को छोड़ के तुम अगर ऐसी घटना कर रहे, तुमसे नीच प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं। तो उसके भाई ने क्या कहा ये अभी आपने बाइट पे सुना। जो मनीष है उसके भाई ने अपने भाई की पूरी पोल खोल के रखी, कैसे वो किस प्रवृत्ति का इंसान है, उसके दिमाग में कैसी लालच भरी हुई है, पैसों के पीछे वो कितना पागल है। हालांकि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं निशा नापित शर्मा जो एसडीएम थी, उनको भी अंदाज़ा था कि उनका पति लालची है और पैसे के लिए वो उनका कत्ल कर सकता है। तो इसीलिए शायद उन्होंने किसी भी अपने ऐसे कोई भी फाइनेंशियल जितने भी उनके ट्रांजेक्शन्स थे या जितने भी उनके अफेयर्स थे फाइनेंशियल, जहाँ पे जैसे कि बैंक का उनका काम है या कोई भी उनका जितने भी पैसों से रिलेटेड मामला था, उसमें उन्होंने अपने पति का कोई भी नाम, किसी भी तरीके का कोई भी दखल उन्होंने किया ही नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता था कि अगर वो नॉमिनेशन में बैंक के या अपने इंश्योरेंस में या जो प्रोविडेंट फंड होता है, इन चीज़ों में अगर अपने पति का नाम डालेंगे तो हो सकता है वो पैसों के लिए ही उनकी जान क्यों ना ले ले। तो इस वजह से उन्होंने शायद अपने पति का नाम कहीं भी नहीं लगवाया था, जिससे ये क्लियर हो पाए कि उनके पति जो है वाकई, उनके पति को किसी तरह के नॉमिनी उन्होंने किसी भी फॉर्म में नहीं बनाया था, पैसों को लेके खास तौर से। और यही बात कहीं ना कहीं मनीष को चुभ भी रही थी और जिस वजह से वो अपनी बीवी पर लगातार अत्याचार भी कर रहा था। फिलहाल ये कातिल पति पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको क्राइम तक पर जरूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।